नमस्कार। MSD 6 के अंतर्गत आज हम प्रयोगवाद की चर्चा करेंगे। आधुनिक हिंदी कविता में प्रयोगवाद का जन्म छायावाद की अतिशय अशरीरी कल्पना, सूक्ष्मतावादी सौंदर्यबोध और एकांगिता के विरोध से हुआ। यानी जो अतिशय अशरीरी कल्पना जो की जा रही थी उससे जो छायावाद में जो कल्पना, एक अलग तरह की जो छाया की कल्पना की गई उससे या सूक्ष्मतावादी सौंदर्यबोध की चर्चा की गई जो पंत जी वगैरह ने की, उससे ये एकांगिता विरोध से हुआ। जो एक व्यक्तिगत जो कविता की रचना जो प्रारंभ हुई थी उससे हुआ। ऐतिहासिक दृष्टि से प्रयोगवाद का आरंभ आगे के संपादकत्व में निकलने वाले काव्य संग्रह तार सप्तक से हुए। और यदि ऐतिहासिक दृष्टि से इस चीज़ को हम चर्चा में लाएं तो जो तार सप्तक निकाला गया, पहला जो 7 कवियों द्वारा जो तार सप्तक निकाला गया उसके द्वारा प्रयोगवाद का प्रारंभ हुआ। तो ये प्रयोगवाद का पहला प्रयोग तो यही था अज्ञे जी द्वारा निकालने का। सबसे बड़ा कारण ये था कि लोग जो है अलग अलग जो काव्य संग्रह निकालते हैं उसमें सबसे बड़ा तो एक समस्या ये होती है कि वो लोगों के हाथों तक पहुंचाना मुश्किल, और दूसरे यदि लोगों के हाथों तक पहुंचा भी दिया तो लोग जो है तुलनात्मक दृष्टि से किसी को कैसे देखेंगे। जब एक तुलनात्मक काव्य संग्रह में काफ़ी सारे कवि हों और उसकी चर्चा जब हम करते हैं, जब उन सबको पढ़ते हैं, तब हमें पता लगता है कौन कवि कितना जो है वो श्रेष्ठ है और कितना कम है। तो इस दृष्टि से भी दूसरे लोग अधिक से अधिक जान सकें, इस दृष्टि से भी प्रयोगवाद का जन्म हुआ। तार सप्तक में विविध विचारधाराओं के कवि एक साथ एकत्रित हुए, जिनमें काव्य को छोड़कर ज़्यादातर कवि प्रगतिशील विचारधारा के समर्थक थे। और इनमें जो ज़्यादातर कवि थे वो प्रगतिशील विचारधारा के थे, किंतु प्रयोगवाद इस काव्य प्रवृत्ति के विरोधियों द्वारा दिया गया है। प्रयोगवाद के कवियों ने प्रगतिवाद पर 2 आरोप साफ तौर पर लगाए। पहला, प्रगतिवाद साहित्य का संकीर्णतावादी आंदोलन है जिसमें रचनाकार की स्वतंत्रता का अपहरण किया जाता है। तो इन्होंने जो प्रगतिवाद, इससे पहले जो वाद था प्रगतिवाद था, उससे पहले छायावाद था, तो प्रगतिवाद पर इन्होंने आरोप लगाया कि प्रगतिवाद ने पूरी व्यक्ति की स्वतंत्रता को ही छीन लिया। यानी एक कवि जो है स्वतंत्र होकर के किसी भी सब्जेक्ट पर लिख सकता है, बोल सकता है, लेकिन प्रगतिवाद में जो आया वो सिर्फ प्रगति के बारे में चर्चा की जाए, सिर्फ एक ही विषय को ले लिया, बाकी सारी जो और अन्य चीज़ें हैं उनको दरकिनार कर दिया था। तो उसको इग्नोर ना किया जाए, उनको एक साथ लेकर के चला जाए, इस बात पर विशेष महत्व, इस बात पर एक तो ये आरोप लगाया। दूसरा, प्रगतिवाद विषय वस्तु पर अत्यधिक बल देकर विचारधारा की नारेबाजी का फार्मूला अपनाता है। तो दूसरी बात क्या थी कि इसमें विषय को तो महत्व दिया जाता है, प्रगतिवाद में विषय को तो महत्व दिया जाता है, लेकिन बाकी जो और कलात्मक सौंदर्य था उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान उस समय के कवियों ने नहीं दिया। जैसा कि आप सभी कवियों को जानते हैं, आप तक के जितने कवि हैं उन सब लोगों ने ये ही माना कि प्रगतिवाद में जो है जो और कलात्मक सौंदर्य है, जो सौंदर्य रीतिकाल में देखने में आता है, सामंत काल में देखने में आता है या फिर भक्ति काल में देखने हैं, वो सौंदर्य यहाँ नहीं नज़र आता। तो इस बात की चर्चा सभी ने की, और ये इसमें यदि एक दृष्टि से देखा जाए तो गलत भी नहीं है। क्यों नहीं है गलत? गलत इसलिए नहीं है क्योंकि जो सौंदर्य उस साहित्य में है वो साहित्यिक सौंदर्य उन्हीं काव्य साहित्य की रीतियों के अनुसार है जो रीतिकालीन साहित्य में लिखी गई हैं, यानी जो संस्कृत की परिपाटी से चल करके आ रही हैं। और जो प्रगतिवाद में जिन कलात्मक सौंदर्य की बात की जा रही है, जिस कलात्मक चीज़ों की बात की जा रही है, वो कलात्मकता उस सौंदर्य से बिल्कुल भिन्न है। ना ही वो छंद है, ना ही वो परिपाटी है, ना ही वो लेखन शैली है। तो वो सारी धाराएं एक साथ आकर के प्रगतिवाद में टूट गई हैं। बेशक हम उसको कलावाद से जुड़ता हुआ बात कह दें, लेकिन कलावाद बिल्कुल एक नए रूप में आया है जिसकी चर्चा अभी रीतिकालीन कोई ऐसे ग्रंथ नहीं बने हैं जिनमें उन चीज़ों को लाया जाए जो अब नए 100 साल के बाद, 100 साल से जो नई चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में चर्चा कहीं भी नहीं हुई है। ना उन छंदों के बारे में, ना उन चीज़ों के बारे में, ना उन काव्यों के बारे में।
जिनको हम कलात्मक रूप में देखते हैं, जिन चंदों की परिपाटी को, जो काव्य के सौंदर्य को, जो काव्य की अभिधात्मक शक्ति को जिस तरीके से हम समाज में बढ़ता हुआ चढ़ता हुआ रूप देख रहे हैं, वो रूप वहाँ पर कहीं भी नहीं दिखाई देता है। तो आगे चलते हैं। इसमें साहित्य की कलात्मक और रूप विधान की भयंकर उपेक्षा होती है। अज्ञे ने प्रगतिवाद से संतुष्ट होकर व्यक्ति स्वतंत्र सिद्धांत की स्थापना का अभियान प्रयोगवाद में चलाया। उन्होंने भी माना कि व्यक्तिगत जीवन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसा पहले था, लोग दूसरे के श्रृंगारात्मक, दूसरे के कृष्ण के बारे में चर्चा कर रहे हैं, राजाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अपने सौंदर्य के बारे में, अपनी दृष्टि के बारे में चर्चा नहीं कर रहे थे। छायावाद में उन्होंने अपनी अनुभूति को व्यक्त किया, अपने दर्द को व्यक्त किया। मतलब सहयोग और वियोग के दूसरे ही तरीके के रूप यहाँ निकल कर के आए हैं छायावाद में, जो कि जिनकी चर्चा कहीं भी रीतिकालीन काव्य में नहीं की गई है। प्रगतिशील साहित्य में साहित्येतर मूल्यों को स्थान मिला, किंतु प्रयोगवाद साहित्य ये मूल्यों के केंद्र में रखकर आगे बढ़ा। फलतः प्रयोगवाद के अतिवाद के से बचने के चक्कर में प्रयोगवाद स्वयं अपने ही अंतर्विरोधों, अतिवादों का शिकार होकर रूपवाद, फॉर्मलिज्म के जाल में फंसता गया, जिससे उसे मुक्ति नई कविता आंदोलन में मिली। और इन अंतर्विरोधों को किसी तरीके से कम हुए तो जाकर के नई कविता में हुए। लेकिन मैं कहूँगी नई कविता में भी वो खत्म नहीं हुए, बल्कि अब तक भी खत्म नहीं हुए, क्योंकि भाई नई कविता में भी तो जो चीज़ें आई हैं, जो सौंदर्य आया है, वो बिल्कुल नई तरीके से आया है, जिसका संबंध जो जो प्रबंधात्मक काव्य या खंड काव्य या मुक्ति काव्य जिसकी परिपाटी में रखा गया था, उससे भिन्न है। इसी समय काव्य प्रयोग को आधार बनाकर एक आंदोलन नकेनवादियों या प्रपद्यवादियों ने खड़ा कर दिया। प्रयोगवाद शब्द अंग्रेजी के एक्सपेरिमेंटल का हिंदी पर्याय है और इसका संबंध विज्ञान के प्रयोग से न होकर आधुनिक चित्रकला के प्रयोग से। आधुनिक चित्रकला के प्रवर्तक चित्रकार सेजा ने अपनी चित्रों को प्रयोग कहा। फिर क्या था कि चित्रकला से यह प्रयोग शब्द अंग्रेज साहित्य में भी आ गया। यानी इस प्रयोग शब्द का जो प्रयोग हुआ था, वो एक कलाकार जो कि सेजा नाम के चित्रकार थे, उन्होंने किया था। क्योंकि चित्रकला में एक ही तरह के चित्र नहीं बनाए जाते, बहुत तरीके के चित्र। और चित्रकार जो हमारे 1940 के बाद जो चित्रकला की जो परिपाटी चली है, उसमें हम ऐतिहासिक सौंदर्य के एक पूरे तरह की एक कला को देखते हैं कि जैसे हमने सांची कला कर दी, या फिर हमने को और तरह की जो कलाओं का जो जिक्र आता है, उन कलाओं को पर्टिकुलर लेकर के आए हैं। तो वो उन कलाओं के चित्र की वजह से उन्होंने सेजा ने इसको प्रयोग नाम दिया। इस कला को सेजा को ही प्रयोग कहा गया। फिर क्या रहा, चित्रकला से ये प्रयोग शब्द साहित्य में आया और चल पड़ा। अन्यथा प्रयोग या प्रयोगवाद, तो यदि हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो प्रयोगवाद एक तरीके से ये था कि नई तरीके से 7 कवियों ने मिलकर एक काव्य की रचना की, और उसमें उन सारी चीज़ों को छोड़ दिया जो छायावाद थी या प्रगतिवाद थी, या फिर हम कहें कि जो भारतेंदु युग के नए जो आधुनिक काल की देन थी, या फिर जो कहें प्रसाद युग की देन थी। तो उन सबको छोड़ कर के एक प्रयोगवाद में बहुत सारी चीज़ें नए तरीके से आई और नए तरीके से लेखन आया, तो उन चीज़ों को महत्व दिया गया। नकेनवाद काव्य प्रपद्य द्वादश सूत्री तथा फप्पिका के साथ छपकर आया और अंत में पशपसा अंतर्गत प्रयोगवाद का वास्तविक आरंभ नलिन जी की कविताओं से घोषित किया गया। इसी शब्द के साथ में यहाँ पर इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। कल हम वापस से इसी विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। मेरी एक जो वीडियो है पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब